कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता के साथ हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का 8वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र था। प्रश्न पत्र सेट बी, इसको देखेंगे और इसके प्रश्नों को हम करेंगे। ये आदर्श उत्तर इसमें प्रस्तुत है और लगभग हर वर्ष प्रश्न में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लगभग प्रश्न तो वही होते हैं। चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। 2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? बस उनके जो चिन्ह है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो 2/9 है तो क्या हो जाएगा? 2/9। और ये कौन सा उत्तर दिखाई? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो सूत्र क्या बनता है प्रायिकता का? कुल परिस्थितियां। तो कुल परिस्थितियां कितनी हुई? तो फेंकते हैं ना पासे को, तो कुल परिस्थितियां होती है 6। ठीक है, और 6 में से एक विषमपन। तो विषम क्या क्या होता है? एक तो 1 अंक होता है, 3 होता है और 5 होता है। कुल मिला के अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? 3 रहेगी। ठीक है, ये सूत्र बन गया। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, 3/6। इसे सरल करना चाहे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2। और कौन सा सही है इस हिसाब से? यह सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? 272 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? यानी संख्या क्या है? 2 है, इकाई का अंक क्या है? 2। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है, और 12 का वर्ग, इसमें भी इकाई अंक 2 है, इसमें भी इकाई अंक, तो क्या आता है? 144। तो क्या देख रहा हूं मैं? वर्ग जिसका भी संख्या का अंक 2 है उसके वर्ग की संख्या क्या आएगी? 4। तो उस हिसाब से क्या उत्तर है हमारा? यह ए वाला बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो हम जानते हैं 216 6 का घन है, यह 10 का घन है, यह 3 का घन है, परंतु ये किसी का घन नहीं है, यानी पूर्ण घन संख्या नहीं है। पांचवा प्रश्न है, m ऋण m इंटू n MNP का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का हमें गुणनफल करना है। ठीक है, m का m में करेंगे तो पहले तो इसका ऋण है, ये धन है, तो धन ऋण ऋण। m का m में करेंगे तो m स्क्वायर। ठीक है, n का n में करेंगे तो n स्क्वायर और p अकेला। ठीक है, ये उत्तर हमारा आया। तो ये कौन सा है भैया? तो ये वाला बी वाला बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न क्या है? 3 की घात ऋण 1 धन 4 की घात ऋण 1 5 की घात ऋण 1 और इसकी भी घात क्या है? 0। तो भैया घातांक का नियम बोलता है कि यदि किसी x की घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। भैया पूरा यदि x मान ले और इसकी घात 0 है तो क्या मानेगा? 1। तो कौन सा उत्तर सही है? यह डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो भैया 210 रुपए के 5 मीटर कपड़े आते हैं, 210 में 5 का भाग लगा देंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चल जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, बचेगा 1 यहाँ से तो 10 हो जाए, 5 दूनी 10, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया? 42 रुपए। और कितना मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना हमें? 2 का, तो 42 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो कितना आया? 84 रुपए। तो कौन सा सही है? यह सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है, टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह समीकरण दिया गया है, इसमें टी का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? 5t ऋण के 3 बराबर 3t ऋण के 5। ठीक है, अचर पदों को एक तरफ, चर पदों को एक तरफ। ठीक है, 5t एज ए टी, ये 3t इधर आएगा तो ऋण के 3t हो जाएंगे। इधर ऋण 5 थे ही सही, ये ऋण 3 इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन के 3 हो जाएगा। ठीक है, 5t में से 3t गए तो कितने बचे? 2t, वो भी धन के बचेंगे, और 5 में से 3 गए तो ऋण के 2। ठीक है, तो टी का मान कितना आएगा? ऋण 2
बटे 2 और 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा क्या, ऋण 1। कौन सा उत्तर सही है, तो ये बी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है 529 का वर्गमूल क्या होगा, तो भैया रटा हुआ है 529 का वर्गमूल 23 होता है, ठीक है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न 10वां बोल रहा है एक थैली में 4 लाल 2 नीले पेन है, ठीक है, और सभी एक ही प्रकार के हैं परंतु रंग उनके अलग अलग है। थैले के अंदर से बिना देखे पेन निकाला जाता है, तो लाल पेन प्राप्त आने की प्रायिकता निकालना। अभी किया वैसा ही। कुल परिस्थितियां कितनी है, तो कुल पेन कितने हैं, 4 और 2 6। अनुकूल परिस्थितियां यानी लाल पेन आने की प्रायिकता कितनी संभावना है, 4 है, लाल पेन 4 है, तो क्या प्राप्त होगा, 4/6। इसे सरल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 का भाग ऊपर और नीचे चला जाता, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या प्राप्त हुआ, 2/3। तो कौन सा सही है, यह ए वाला बिल्कुल सही है। प्रश्न है हल कीजिए m-1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3, ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न उतारा हमने, अब यहाँ पर इस m के बटे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, 1 का भाग लगाएंगे 2 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हम कर देंगे m में तो 2m हो जाएगा, और 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा m-1 में करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बार इधर भी इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, और 1 का भाग लगाएंगे हम 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे, 3 1 का 3 ऋण, और 3 का भाग 3 में लगाएंगे इसका इसमें तो 1 आएगा, और 1 का गुणा m-2 में करेंगे तो m-2 ही रहेगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करें, हम कोष्टक खोल देंगे तो 2m एज इट इज, इस ऋण की वजह से सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, धन m था तो ऋण m हो जाएगा, धन ऋण 1 था तो धन का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी हम कोष्टक खोलेंगे तो ऋण का गुणा अंदर हो जाएगा, तो इनके चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, 2m में से 1m गया तो 1m बचेगा धन का, धन के 1, ठीक है। इधर भी यह 3 और यह 2 दोनों ही समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5, ऋण का m एज इट इज। अब क्या करें, ये 3 को उठाकर इधर फेंक देंगे और 2 को उठाकर इधर फेंक देंगे, ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, ये भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो 3 यहाँ पर गुणा में आ गया और 2 यहाँ पर गुणा में आ गया, तो 3 का गुणा इस पूरे में कर देंगे तो 3m और 3 एकम 3, ठीक है, 2 5 10 m में करेंगे तो 2m हो जाएगा। अब अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, तो 3m एज इट इज, इस 2m को लाएं अपन इधर तो धन के 2m हो जाएंगे, 10 एज इट इज, धन के 3 इधर आएंगे तो ऋण के 3 हो जाएंगे, और दोनों ही क्या है, समान चिन्ह है, तो 3m और 2m हो जाएंगे आपके 5m, और 7 में से 3 गए तो बचेंगे, 10 में से 3 गए तो बचेंगे 7, तो m का मान क्या आएगा, 5 यहाँ पर गुणे में तो पक्षांतर करें तो भाग में चला जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 7/5, और यही आपका m का मान है। प्रश्न अगला है 12वां, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है, 15 है। तो सभी बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है, भैया 360 डिग्री होता है, ठीक है। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, हमें 15 दी गई, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 में हम 15 का भाग लगा देंगे तो हमें बाह्य कोण की माप निकल आएगी। तो 15 का भाग आप इसमें लगाएंगे तो 15 एकम 15 एक बार में जाएगा, 15 दूना 30, बचेगा यहाँ से 6 हो जाएगा 60, 15 चौक 60, तो क्या आया 24, अतः प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या रहेगी, 24। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सूत्र a धन b की घात 3 रहे तो a की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3a b वर्ग धन b की घात 3 का प्रयोग करते हुए 24 का हमें घन निकालना है, ठीक है। इसी सूत्र को हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जब धन धन लगा रहे हम ऑब्लिक का निशान लगा सकते हैं, ठीक है, सूत्र वही है। अब इस सूत्र को और 24 से तुलना करेंगे तो a बराबर
2 रख देंगे और b बराबर क्या रख देंगे हम 4। सूत्र में जहां भी आपको a दिखे वहां पर 2, b दिखे वहां पर 4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ रखा। ठीक है, ये रख दिया। अब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8। 2 की घात 2 यानी 4 और 4 16 और 16 48। ठीक है, 4 का वर्ग 16 और 3 दूनी 6 और 6 और 16 का गुणा आएगा आपका 96। 4 की घात 3 यानी 64। अब देखिए यहाँ से आएगा 4। ठीक है, हासिल का क्या बचा आपका 6। ठीक है, 96 में 6 जोड़े तो कितने आएंगे 102। ये 2 लिखा हमने यहाँ। हासिल के कितने आए 10। ठीक है, 48 में 10 जोड़े तो कितने आए आपके 58। 58 का 8 हमने ये लिखा। हासिल के कितने आए भैया 5। 8 में 5 जोड़े तो 13 और ये 13 के 13 लिख दिए। ये संख्या आ गई हमारा 24 का घन। 15वां प्रश्न है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, साहब 75% तो उसने खर्च कर दिया है चमेली ने, करने के बाद कितना बचा उसके पास 1000 रुपए बचे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो माना कि चमेली के पास 100 रुपए थे, तब प्रश्नानुसार 100 का कितना प्रतिशत 75% वह खर्च कर चुकी है, यानी कुल 100 में से वह 75% खर्च कर चुकी है, यानी कितना बचा उसके पास 25, यानी 100 में से 75 घटाएंगे, है ना। तो कितना बचा है वह 1000, यानी 100 का 25% उसके पास 1000 है। ठीक है, का हटा तो लगा गुणा, प्रतिशत हटा तो लगा नीचे 100 का भाग। ठीक है, अब इनको उठाकर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये 100 जाएगा गुणे में, 25 जाएगा भाग में, और 25 का भाग 100 में चला जाता। 25 से कम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, और 1000 और 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 4000। अतः चमेली के पास 4000 रुपए थे। 16वां प्रश्न है, सरल कीजिए x² - 5 इंटू x + 5 + 25। तो भैया x² - 5 का गुणा हम x⁻5 में करेंगे, तो x² का गुणा x⁻5 में करेंगे और ऋण 5 का x⁻5 में करेंगे। तो x² का गुणा करेंगे x में तो x की घात 3 हो जाएगा। 5 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो 5x² आ जाएगा। ऋण 5 का गुणा x⁻5 में करेंगे तो ऋण 5x, और 5 का 5 में करेंगे तो धन ऋण ऋण 5 25, और धन के 25 चल ही रहे थे। तो यहाँ देखिए सजातीय पद है 25, एक धन का एक ऋण का, तो दोनों मर गए साहब। बचा क्या x की घात 3 धन 5x² ऋण 5x। ये हमारा उत्तर है। 17वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि एक कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास 0.0000003 मीटर है, इसे मानक रूप में व्यक्त कीजिए साहब। ठीक है, इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 के पीछे 6 शून्य लगा दो साहब, तो दशमलव हट जाएगा। कुल मिला के यही होगा ना भाई, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का भाग कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 के पीछे कितनी शून्य है 6 है, तो हम 10 की घात 6 कर सकते हैं, मतलब तो वही है ना। ठीक है, अब x 10 की घात 6 है, इसे हम ऊपर ले आएंगे अंश में तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3 गुणित 10 की घात ऋण 6। यही तो आपका मानक रूप है। प्रश्न है 18वां, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। 63 दिन में यदि कुछ वस्तुएं बनानी है तो 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब उसी को 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी यह पता करना है। ठीक है, माना कि 100 मशीनों की आवश्यकता होगी, तब हमें निम्नानुसार सारणी प्राप्त होगी। दिनों की संख्या यदि 63 है तो मशीनों की संख्या कितनी है 42, ये तो दिया हुआ है। अब दिनों की संख्या यदि हम 54 कर दे तो मशीनों की संख्या हमें
पता करनी है। अब देखिए, मशीनों की संख्या बढ़ाने से दिनों की संख्या कम हो जाएंगी, अतः यह प्रतिलोम अनुपात है। कैसे भैया? यदि हम मशीनों की संख्या घटाएंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी मशीनों की संख्या हम कम कर देंगे उतने ज़्यादा दिनों में वह चीज़ें बनाएंगे। यदि मशीनों की संख्या हम ज़्यादा कर देंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार के संबंध को हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। उस दशा में क्या करते हैं, 63 का गुणा 42 में किया, ये किया साहब, 52 का गुणा 100 में किया, ये किया। ठीक है, अब 63 इंटू 42 था ही सही, ये 54 अचर पद है तो इसे इधर ले आए और 100 को अकेला छोड़ा क्योंकि 100 का मान निकालना हमें। ठीक है, 63 और 54 में किसका भाग चला जाता है? भाग चला जाता है। 54 में 9 का भाग लगाएंगे तो 9 छंकी 54 है, 6 बार में जाएगा और इसे 9 से काटेंगे तो 9 सती 63। ठीक है, अब 6 का भाग इस 42 में भी चला जाता है, 6 कम 6 और 6 सतो 42, तो क्या प्राप्त हुआ? 7 गुणित 7, साती साती 49। अतः 49 मशीनों की आवश्यकता होगी, तब जाके 54 दिनों में फैक्ट्री में वस्तुएं बनेगी। प्रश्न 19वां है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं हमें, ये एक विकर्ण, दो विकर्ण, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले विकर्ण की लंबाई यानी इसको D1 लिख सकते हैं हम 7.5 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी D2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है साहब, ये याद है तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। क्या है? 1/2 और दोनों विकर्णों का आपस में गुणा यानी D1 इंटू D2, 1/2 दोनों विकर्ण लिखे, 7.5 इंटू 12 इनका गुणा करना है अपने को। ठीक है, तो 7.5 में पहले ये चाहे तो आप वैसे ही गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप भैया इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, और भैया क्या करें हम, इस 2 से काट दिया इस 12 को 6 बार में। ठीक है, अब ये 6 और 10 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 बचा 5, इस 5 का भाग लगा दीजिए आप 75 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेंगे 2, 25 हो जाएंगे, 55 25, तो क्या प्राप्त होगा? 15 गुणित 3 यानी 15 3 45 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, आपको यह सूत्र आना आवश्यक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों को आपस में गुणा। प्रश्न 20वां है, एक मोबाइल निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। भैया 2000 ये आलेख प्रस्तुत है। ठीक है, इस आलेख के आधार पर हम दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? पहला, 2002 में कितनी बिक्री हुई? तो ये साहब रहा 2002, इसमें बिक्री कितनी हुई? ये कितनी हुई? 4। अब 4 क्या, बिक्री करोड़ों में है तो ये 4 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, फिर प्रश्न है बी वाला, वर्ष 2002-2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? तो 2002 में बिक्री कितनी हुई साहब? 4, और 2006 ये रहा 6, कितनी बिक्री हुई? 8। ठीक है, 8 और 4 दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 और 4 का अंतर आया 4 करोड़ रुपए। ठीक है, सी वाला प्रश्न क्या है? किसी अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है। ठीक, किस अधिक आपको डिफरेंस दिख रहा है? तो भैया यहाँ इतनी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई नज़र आ रही है, ये ज़्यादा अंतर है। यानी 2004 और 5, यानी ये जो 5 की बिक्री हुई है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी इसमें 10 थे और इसमें कितने थे? 6 थे, कुल मिला के 4 का अंतर हुआ। ठीक, प्रश्न 21वां क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज RING में यदि R का मान 70 डिग्री है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो भाई ये मान हमें दिया गया है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, और क्या दिया है? ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दिया है, ये ज्ञात करना है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण R किसके बराबर रहेगा? इसके बराबर रहेगा, N के। ठीक है, क्योंकि ये समांतर कोण है तो भैया N का मान हमें पता चल गया है 70 डिग्री। अब R और I समपूरक कोण है,
आर और आई एक समपूरक कोण है और समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। यदि यह 70 है तो घटा देंगे तो बचेगा कितना 110 डिग्री, यानी इसका मान भी आ गया। वही बात इसका सम्मुख कोण कौन, ये जी, ये भी कितने डिग्री का रहेगा 110 डिग्री का। वही बात है इसमें लिखी हुई है। ठीक है। प्रश्न 22वां है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग। विद्यार्थियों की संख्या 40 हिंदी, 12 विद्यार्थी अंग्रेजी, 6 मराठी, 7 तमिल, 4 बांग्ला, कुल मिला के कितने विद्यार्थी हैं 72 विद्यार्थी है। ठीक है। अब ये चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम भाषा, दूसरी तरफ लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या जो कि यहाँ दी गई है। अब ये संपूर्ण का कितना भाग है, संपूर्ण का कौन है, कुल विद्यार्थी है 72 और 72 का कितना भाग है 40। इसे सरल कर दिया सर, सरल कर दिया तो क्या आएगा 5/9। इनको भी ऐसे ही किया। संपूर्ण कितने हैं 72 और 72 में से अंग्रेजी के कितने हैं 12 है, 12/72। इसको सरल किया तो 1/6। मराठी में 9 है, 9/72 सरल किया तो 8 आया। तमिल में 7/72। ठीक है। अब केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, तो भैया केंद्रीय कोण निकालने के लिए कुल कितना होता है ये केंद्रीय कोण 360। बस आपका जो संपूर्ण का भाग जो भी आया, जैसे 5/9 आए, इसमें 360 का हम गुणा कर देंगे तो हमें कुल निकल आएगा। ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये 0 और इनका गुणा कर दें 4 पंजे 20 और ये शून्य लगा दे तो क्या आया आपका 200 डिग्री। उसी प्रकार सभी को इनको निकाल लेंगे हम और ये कोण निकल आएंगे। उसके बाद हम चंदा मामा के सहायता से ये कोण बना लेंगे। ठीक है। हिंदी कितना है 200 डिग्री दी, पहले 200 डिग्री का बना लेंगे। बंगला 20, तमिल 35, मराठी 45, अंग्रेजी 60। ठीक है। कुल मिला के हम यहाँ जैसे संपूर्ण का निकाला था वैसे ही संपूर्ण पाई चार्ट में कितना रहता है 360 डिग्री। प्रश्न 23वां है, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली कुल राशि निकाली, यानी मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। ठीक है। मूलधन दिया गया है, दर दिए गए, समय दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें और मिश्र धन हमें निकालना है। ठीक है। तो ये सब हम मिश्र धन का ही सूत्र लगाते हैं, A = P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है। अब इस सूत्र में ये सारी चीजें हमने रख दी। P यानी अपना मूलधन, 1 + R यानी दर कितनी है 10, ये 10 लिख दिया, बटे 100 और घात क्या समय, यानी ये घात चढ़ा दी। ये सब यहाँ से पहले इसको सरल कर दिया है। 1 शून्य से 1 शून्य गई, 1/10 आया और इसको हल किया तो यहाँ 10 और 1 का एलसीएम आएगा 10। 1 से भाग लगाया 10 में तो 10 आएगा और 10 का गुणा 1 में किया तो 10 एकम 10 और ये 1 हो जाएंगे आपके 11। ठीक है। 11/10। अब इसकी घात 2 है तो 11/10 गुणित 11/10 2 बार लिख दिया। अब ये शून्य से ये शून्य गई, ये गई और इनका गुणा आपस में कर दिया तो हमें यह प्राप्त हुआ। ये क्या प्राप्त हुआ है हमें मिश्र धन। ठीक है। ये हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, तो मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज निकल आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,646। ठीक है। प्रश्न आखिरी वाला है 24वां, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 घन मीटर, जिसके आधार का व्यास ये है। ठीक है। क्या दिया गया हमें, बेलन का आयतन दिया गया है वह लिख दिया, आधार का व्यास कितना दिया गया है 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ दुविधा क्या है कि आयतन तो दिया गया है मीटर में, व्यास दिया गया सेंटीमीटर में, तो इसे हम व्यास को
मीटर में परिवर्तित करते हैं तो किसका भाग देना पड़ेगा हमें? 100 का। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। जैसे ही भाग दिया तो दशमलव का 1 शून्य से ये शून्य कट जाएगी और 10 का भाग लगाएंगे तो 1.4 प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या आ गया? व्यास आ गया। आधार की त्रिज्या यानी इस व्यास को हम आधा कर दिया। ठीक है, 2 से भाग लगा दिया तो आधा हो गया। ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन हमें दिया गया है तो आयतन के स्थान पर आयतन लिख दिया। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है? 1.4/2 की घात 2 लिखी है तो 2 बार लिख दिया साहब हमने। ठीक है, एच हमें पता नहीं, एच एज इट इज लिख दिया। अब एच को एक तरफ रखा और बाकी को सबको पक्षांतर कर दिया तो जो गुणे में थे वो भाग में चले जाएगी, जो भाग में है वो गुणों में चली जाएगी। ठीक है, 1.54 था ये सही, ये लिखा। ये 7 2 2 ये ऊपर आ गया। ये 22 1.4 ये नीचे आ गया। ठीक है, 20 कहाँ चला गया? ये 22 भी भैया यहाँ नीचे है। ठीक है, अब क्या करें? उक्त प्रश्न में 22 तो भूल ही गए थे, चलिए अब लिख लेते हैं। अब हल करना है। देखिए ऊपर है 1.54 यानी कुल मिला के 1 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है। नीचे क्या है? 1.4 यानी नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो भैया यहाँ तो ये दशमलव हट गए ऊपर और नीचे। अब देखिए नीचे बचा है 14 × 14 और ऊपर है 154 × 7 × 2 × 2। ठीक है, 2 से 22 को काट देंगे तो नीचे रहेंगे 11। ठीक है, अब ये 2 से 14 को काट देंगे तो 2 एकम 2 2 सती 14 और 7 से 7 मर जाएगा। ठीक है, अब 14 से 154 को काटेंगे तो आएंगे आपके 11 और नीचे 11 ऊपर 11, 11 से 11 कट जाएंगे। ठीक है, तो एच यानी ऊंचाई क्या प्राप्त होगी हमें? 1 मीटर। ठीक है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।